1980 के बॉम्बे का एक नॉर्मल दिन था जब एक लंबा चौड़ा आदमी अकेले हथियार लेस 8 लोगों को पटक पटक के मार रहा था। वहां इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी जैसे कोई मूवी की शूटिंग चल रही हो। उसी भीड़ में एक बच्चा था जो कि बड़ा होके उसी आदमी की तरह बनना चाहता था। किसे पता था वो बच्चा बड़ा होके अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। और ये कहानी है उसी आदमी की, भोपाल में जन्मे खालिद पठान की, जो कि बड़ा होके इंडिया का सबसे बड़े डॉन का उस्ताद बना। खालिद का जन्म भोपाल में हुआ था। उसके 5 भाई थे और सारे के चारे कुश्ती में दिलचस्पी रखते थे। उस समय इंडिया में कुश्ती का बहुत शौक था और वो 5 भाई कुश्ती में बहुत दिलचस्पी रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ध्यान कुश्ती से हट गया, लेकिन खालिद पहलवानी करता रहा। 1959 में भोपाल के बेनजीर मैदान में कुश्ती के कई कार्यक्रम होते थे और भोपाल का सबसे फेमस पहलवान था राम सिंह, जिसे चट्टानो भोपाल बुलाया जाता था और सब लोग उससे मुकाबला करने में डरते थे। ऐसे में 21 साल के खालिद पठान ने उसे कुश्ती के मुकाबले के लिए ललकारा। उस दिन बेनजीर मैदान में उम्मीद से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। खालिद ने उन सब के सामने राम सिंह को उठा के पटक दिया और वहां से उसका नाम खालिद पहलवान पड़ गया। खालिद ने अपनी पूरी पढ़ाई सैफिया कॉलेज भोपाल से करी थी, लेकिन वो माली रूप से इतना समर्थ नहीं था। इस कारण से वो दूसरी नई चीजों को तलाशने लगा। ऐसे में उसे पता चला कि बॉम्बे का एक गैंगस्टर है, अहमद खान उर्फ बाशु दादा। बाशु दादा को पहलवानी में बहुत दिलचस्पी थी, जिस कारण से वो नए नए मराठी लड़कों को पहलवानी करने के लिए माली रूप से मदद करता था। जब खालिद को इस बारे में पता चला तो खालिद भी बॉम्बे चला गया और वहां जाके उसने बाशु दादा के सबसे बेहतरीन पहलवान वरुण माने को ललकारा और देखते ही देखते खालिद ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। बाशु दादा ने ये देख के खालिद को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। जिस वक्त खालिद को भोपाल के बादशाह का खिताब मिला था, उस वक्त दाऊद स्कूल जाया करता था। दाऊद के वालिद इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस के चक्कर में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और उसी केस के सिलसिले में 1966 में उन्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया। दाऊद के 6 भाई और 4 बहनें थी। ऐसे में इब्राहिम कासकर की पूरी उम्मीद दाऊद पर टिकी हुई थी, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई साबिर को स्कूल से निकाल दिया गया था एक लड़ाई के सिलसिले में। दाऊद एक अच्छे स्टूडेंट की तरह स्कूल जाया करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि काफी सारे लोग मिलके साबिर को मार रहे हैं। ऐसे में वो भी लड़ाई के बीच में कूद पड़ा। ये लड़ाई की खबर स्कूल तक पहुंच चुकी थी। दाऊद इस लड़ाई के बाद से कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि वो अपने टीचरों की नजरों से बचना चाहता था। उसके बाद दाऊद धीरे धीरे चोरी चकारी, मारा मारी, इन सब कामों में आगे रहने लगे। एक दिन बाशु दादा और खालिद अपनी महंगी वाली मर्सिडीज में बॉम्बे शहर के चक्कर पे थे कि तभी 8 लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। ये सारे के सारे लोग हथियार से लैस थे। बाशु दादा को लगा कि आज उसका आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन फिर खालिद ने जो कमाल करा उसे देख के वहां आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी भीड़ में दाऊद भी था। बाशु दादा एक अनाड़ी बिजनेसमैन था जो कि चांदी की तस्करी करता था। उसे धंधे के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं था, लेकिन क्योंकि लोग उससे डरते थे, जिस कारण से वो अपना धंधा चला पा रहा था। क्योंकि खालिद पढ़ा लिखा था तो उसने बाशु दादा को मदद करनी चाहिए। खालिद दुबई गया और वहां जाके गलदारी ब्रदर्स को मिला। गलदारी ब्रदर्स उस टाइम पे दुबई के सबसे रईस लोगों में से एक थे और आज भी हैं। खालिद ने उनसे सोने की तस्करी करने का सौदा कर लिया और बॉम्बे लौट आया। और उसके बाद बाशु और खालिद बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन बाशु को कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही थी कि ये सारा सौदा खालिद ने अकेले कर लिया। एक दिन खालिद और उसके लड़के राशिद टैक्सी का पीछा कर रहे थे। वो उनसे दूर निकलता जा रहा था और खालिद और उसके लड़के पीछे रह रहे थे। तभी भीड़ में से एक बच्चा दौड़ते हुए निकला और जाके राशिद टैक्सी को पकड़ लिया।
ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि दाऊद था, जो कि अब ठीक ठाक उम्र का हो चुका था। उसकी बहादुरी देख के खालिद बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके काफी सारे गैंगस्टर्स और गुंडों में कनेक्शन थे और उनका बाशु दादा से भी कनेक्शन था। एक दिन वो बाशु दादा से मिलने के लिए आए और अपने साथ दाऊद को भी लेके आए। उन्होंने बोला कि दाऊद को खालिद बहुत पसंद है और वो उनसे चीजें सीखना चाहता है। खालिद ने फिर दाऊद को चाकू चलाना, मुक्केबाजी करना, पहलवानी करना, ये सब चीजें सिखाई। लेकिन उस टाइम बाशु को दाऊद से भी थोड़ी थोड़ी जलन होने लगी थी। फिर एक दिन बाशु दादा के घर डीआरआई का छापा पड़ा। डीआरआई एक गवर्नमेंट बॉडी थी जो कि स्मगलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज पे नजर रखती थी। उन्होंने जब बाशु दादा के घर पे छापा मारा तो बाशु ने सारा इल्जाम खालिद के ऊपर डाल दिया। जब खालिद ने बाशु से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों करा, तो बाशु ने उससे कहा, अगर मैं इल्जाम अपने साथ ले लेता तो मुझे कई साल की जेल हो जाती। खालिद ने बाशु से उस टाइम कुछ नहीं कहा और धीरे से बाशु से अलग हो गया। उसके बाद उसने अपना खुद का मटका सेंटर खोल लिया। मटका सेंटर बेसिकली वो होता है जहाँ पे सट्टेबाजी, जुआ हुआ खेला जाता है। वहीं दाऊद जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा था। ऐसे में उसने बाशु दादा के मोहल्ले तेली मोहल्ले पे हमला करा और यही नहीं, बाशु दादा की जिम पे भी हमला करा। बाशु दादा ये देख के घबरा गया और रातों रात हैदराबाद के लिए निकल गया और उसके बाद वो कभी बॉम्बे वापस नहीं लौटा। दाऊद जुर्म की दुनिया में तरक्की कर रहा था और उसने काफी सारे तटों पे कब्जा कर लिया था। वो चांदी की तस्करी तो कर ही रहा था, लेकिन अब उसे सोने की भी तस्करी करनी थी और जिसके लिए उसे दुबई में कनेक्शन चाहिए थे। तब साबिर को खालिद भाई के बारे में याद आया। दाऊद और साबिर खालिद को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। उन लोगों ने खालिद से संपर्क करा और उसके बाद इन 5 लोगों की एक गैंग बन गई, जिसमें दाऊद, साबिर, खालिद शामिल थे। 1975 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने तस्करों पे बहुत सख्ती कर दी थी और कई सारे मशहूर तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। इनमें काफी नामी गिरामी लोग भी थे, जैसे हाजी मस्तान। और यही वो 2 साल का समय था जब दाऊद और उसकी गैंग ने मार्केट में काफी नाम और पैसा कमा लिया। दाऊद ने पाक मोडिया स्ट्रीट के एक मुसाफिर खाने को अपना अड्डा बना लिया था। इकबाल नातिक नाम का एक जर्नलिस्ट था जो कि दाऊद और साबिर के बहुत खास था। वो एक राजदार नाम का न्यूज़पेपर चलाया करता था, जिसमें वो पठान गैंग को एक्सपोज करा करता था। दाऊद की गैंग और पठान गैंग एक दूसरे के दुश्मन थे। ऐसे में एक बार उसने पठान गैंग को अपने न्यूज़पेपर में नाम लेके एक्सपोज कर दिया था। उसने अपने पेपर में अयूब लाला और सईद बटला दोनों का नाम डाला था। और ये जिस किस्से की मैं बात कर रहा हूँ, इसका पूरा नाट्य रूपांतरण शूट आउट एट बडाला मूवी में दिखाया गया है। सईद बाटला और आयूब लाला को जेल हो गई थी, लेकिन जब वो दोनों जमानत पे छूटे थे तो उन्होंने इकबाल नातिक को बेरहमी से मार डाला था। और उस वक्त से दाऊद की गैंग और पठान गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। लेकिन दाऊद ने भी अपना बदला लिया। खालिद ने सईद बाटला के दोनों हाथ काट डाले थे और आयूब लाला को भी मार डाला था। ये देख के पठान गैंग के आमिरजादा और आलमजेब दाऊद की गैंग को मारने की प्लानिंग करने लगे और वो कामयाब भी हुए, क्योंकि एक दिन उन्हें साबिर अकेला एक पेट्रोल पंप पे मिल गया। वहां पर पठान गैंग ने साबिर को गोलियों से छल्ली कर दिया और उसके बाद वो लोग यहाँ नहीं रुके, वो सीधा पाक मोडिया स्ट्रीट गए और बेधड़क मुसाफिर खाने पे गोलियों की बौछार कर दी। खालिद ने उस वक्त भी दाऊद को बचाया और बदले में जवाबी फायरिंग करी। इस फायरिंग के बीच में आमिर ज़ादा, जिसको गोली लग चुकी थी, वो मुसाफिर खाने के सामने ही पड़ा रह गया और उसके बाकी साथी उसे उस वक्त वहां से छोड़ के भाग गए। दाऊद ने बोला कि अगर ये यहाँ मर गया तो इसका मर्डर का आरोप मेरे पे आ जाएगा, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। इस वक्त तक दाऊद को नहीं पता था कि साबिर की मौत हो चुकी है।
जिस हॉस्पिटल में आमिरजादा को लेके जाया गया था, उसी हॉस्पिटल में साबिर की भी बॉडी आई थी। पुलिस ने हॉस्पिटल से ही आमिरजादा को अरेस्ट कर लिया था। 2 साल बाद दाऊद ने डेविड परदेसी नाम का शूटर हायर करा, जिसने आमिरजादा को कोर्ट के बाहर गोली मार दी। उसके बाद दाऊद को भी एक तस्करी के मामले में गुजरात की जेल में डाल दिया गया और उस वक्त आलमजेब ने आमिरजादा की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने उस वक्त के गुजरात के गैंगस्टर अब्दुल लतीफ से हाथ मिलाया। अब ये वही अब्दुल लतीफ हैं जिनका रोल शाहरुख खान ने फिल्म रईस में करा था। पहले तो आलमजेब और अब्दुल लतीफ ने मिलके डेविड परदेसी को मरवाया और उसके बाद जब एक दिन दाऊद को कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था, तब अब्दुल लतीफ और उसके लड़कों ने दाऊद पर हमला कर दिया, लेकिन दाऊद किसी तरह वहां से अपनी जान बचा के भाग गया। दाऊद ने फिर पुलिस से धीरे धीरे अपनी दोस्ती बढ़वाई और अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके आलमजेब का गुजरात के बाहर ही पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करवा दिया। दाऊद ने उसके बाद भी तस्करी जारी रखी और वो खुद भी जाके गलदारी ब्रदर्स से मिला, लेकिन उसे मीटिंग में कुछ खटक रहा था। दाऊद ने फिर पाकिस्तानी बिजनेसमैन से सौदे कर लिए और वहीं खालिद गलदारी ब्रदर्स से करे हुए सौदे को निभा रहा था। लेकिन एक बार खालिद के लगातार 4 कंसाइनमेंट पकड़े गए, एक के बाद एक, और ये बहुत ही रेयर था। खालिद को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कौन उसे धोखा दे रहा है। और उस वक्त गलदारी ब्रदर्स की भी हालत तंग हो चुकी थी, क्योंकि उनके काफी सारे बिजनेस घाटे में जा रहे थे और धीरे धीरे करके वो भी बैंकरप्ट हो गए। फिर खालिद ने एक दिन एक लास्ट कंसाइनमेंट मंगाया और उसकी जानकारी उसने सिर्फ और सिर्फ दाऊद को दी और वो कंसाइनमेंट भी पकड़ा गया। खालिद को यहाँ समझ में आ चुका था कि कौन उसे दगा दे रहा है। खालिद ने दाऊद को कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे उससे अलग हो गया। 1990 में खालिद दाऊद से आखिरी बार मिला और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गया और उसके बाद से वो कभी इंडिया वापस नहीं आया। खालिद ने ये जरूर कहा है कि उसके बाद भी उसकी फोन पर दाऊद से बात हुई है और उसे दाऊद की बेटी की शादी में भी बुलाया गया था, जिसमें वो नहीं जा पाया था। खालिद को जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि वो मरने से पहले अपने वतन वापस लौटना चाहता है और भोपाल की उन गलियों में जाना चाहता है जहां कभी वो बड़ा हुआ था और वही बॉम्बे को देखना चाहता है जहां उसने गुंडागर्दी सीखी। ये थी खालिद पहलवान की कहानी, जो दाऊद इब्राहिम का उस्ताद बना। आपको इसी तरीके की और कहानियां देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा गया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।